नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आधे घंटे में 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि केस की जांच का अधिकार सीबीआई को है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर कोई और एफआईआर दर्ज हो तो उसे सीबीआई को भेजा जाए। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की जीत है। कोर्ट के आदेश ने लोगों का न्यायालय में विश्वास मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस फैसले का इंतजार था। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीबीआई जांच से जल्द न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई को सौंपे जाने के बाद शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मामले की सही तरीके से जांच की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की बात नहीं करनी चाहिए। राउत ने कहा कि इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती। सरकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। सभी सरकारी नौकरियों के लिए सरकार एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने जा रही है और आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सभी सरकारी नौकरियों और सरकारी बैंकों के लिए कॉमन टेस्ट कराएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे देश के युवाओं को जॉब मिलने में आसानी होगी। अभी युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। एनआरए नॉन गेजेटेड जॉब्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराएगा। देश के हर जिले में कम से कम इसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गन्ने के एफआरपी यानी खरीद मूल्य में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली। इस साल अक्टूबर से शुरू हो रहे सीजन के लिए गन्ने का
खरीद मूल्य अब 285 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह कीमत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के मुताबिक है। CACP सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम को लेकर सलाह देने वाली संस्था है। FRP गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलें गन्ना किसानों को भुगतान करती हैं। सरकार ने 3 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने का फैसले पर मुहर लग गई। इन एयरपोर्ट्स को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनियों को 50 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। कंपनियां इन एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखेंगी। ये तीनों एयरपोर्ट्स उन्हीं 6 एयरपोर्ट्स का हिस्सा हैं जिन्हें अडानी ग्रुप ने बिडिंग में जीता है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यों की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बड़ी राहत के फैसले पर मुहर लगी है। CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने PFC और REC की ओर से डिस्कॉम को मिलने वाली वर्किंग कैपिटल की लिमिट में छूट देने की मंजूरी दे दी है। यानी दोनों कंपनियां डिस्कॉम को वन टाइम लेंडिंग लिमिट में छूट दे पाएंगे। इस फैसले से तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की डिस्कॉम को लोन लेने का रास्ता खुल जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 27,70,000 के करीब पहुंच चुका है। देश में अब तक कुल एक्टिव मामले 6,76,514 हो चुके हैं। अब तक कुल 20,37,870 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में ही मौत का आंकड़ा 1,092 हो गया। कोरोना संक्रमण से देश में 52,889 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार राजधानी में बाहर से आने वाले हर किसी को कोरोना टेस्ट करवाने की तैयारी में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब बाहर से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए सरकार बाकायदा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना टेस्ट सिस्टम तैनात करेगी। अगर टेस्ट में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार अनलॉक 3 में और ढील देने की तैयारी भी कर रही है। बाजार आज भी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल 11,400 के पार बंद हुआ। आज निफ्टी 23 अंक चढ़कर और सेंसेक्स भी 86 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी 115 अंकों की तेजी रही। रियल्टी इंडेक्स और PSU बैंक इंडेक्स ने आज शानदार प्रदर्शन किया। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में आज अच्छी तेजी रही। दो दिनों की शानदार तेजी के बाद आज सोने चांदी में मुनाफा वसूली देखी जा रही और सोना करीब 400 रुपए की कमजोरी के साथ 53,200 रुपए के नीचे फिसल गया है। वहीं चांदी में भारी उठापटक का माहौल है। शुरुआती कारोबार में तो चांदी 2,000 तक फिसल गई। फिलहाल चांदी 68,000 के करीब कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,000 के नीचे फिसल चुका है। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुझान के बाद भी रुपया आज कमजोर होकर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की कमजोरी के साथ 74 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। आज रुपये जो है वो 74.71 पर मजबूत होकर खुला और कारोबार के दौरान एक समय 74.67 पर मजबूत हो गया, लेकिन ये तेजी बरकरार नहीं रह सकी। सुप्रीम कोर्ट AGR बकाये मामले की सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की कल सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई कंपनी स्पेक्ट्रम कैसे बेच सकती है जब उसके पास सिर्फ उसके इस्तेमाल का अधिकार है। दरअसल आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसने आरकॉम के AGR बकाये से पल्ला झाड़ लिया है। अब कल इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां AGR भुगतान के लिए 15 से 20 साल का वक्त मांग रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। इंडिया बुल्स ग्रुप ने रियल्टी बिजनेस से निकलने का मन बना लिया है। इसी क्रम में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का बेंगलुरु बेस्ड एम्बेसी ग्रुप में विलय हो गया है। इस विलय से तमाम शहरों में फैले IBREL के 8 करोड़ वर्ग फीट से भी ज्यादा 30 प्रोजेक्ट्स एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी में आएंगे। इस विलय के बाद एनटीटी में एम्बेसी ग्रुप की 44.9% पब्लिक और संस्थागत निवेशकों को
26.2%, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की 9.8% और दूसरे मौजूदा विदेशी निवेशकों की 19.1% हिस्सेदारी होगी। प्राइवेट ट्रेन के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भरकम निजी निवेश की तैयारी की जा रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे ने 50 स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का प्लान किया है। इसमें 50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इन स्टेशनों में मुंबई सीएसटी, नागपुर, चंडीगढ़, आनंद विहार स्टेशन शामिल है। साथ ही सूरत, अमृतसर, ग्वालियर, साबरमती जैसे स्टेशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशन पहले ही प्राइवेट प्लेयर को दिए जा चुके हैं। रिलायंस ग्रुप ने अपने रिटेल कारोबार के लिए एक बड़ी डील की है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने ई फार्मा पोर्टल नेटमेड्स में मेजॉरिटी हिस्सा खरीद लिया है। नेटमेड्स में 60% हिस्सेदारी के लिए ये डील 620 करोड़ रुपए में हुई है। नेटमेड्स के अधिग्रहण से अब रिलायंस रिटेल अमेजॉन को कड़ी टक्कर दे सकेगी, जिसने हाल ही में ई फार्मा में उतरने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अमेजॉन ने फार्मा सर्विस को बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया है, जबकि फ्लिपकार्ट भी इसकी एंट्री की योजना पर इसमें काम कर रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार ने एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए नियमों को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको सिर्फ 72 घंटे में ही यूपी में एमएसएमई यूनिट लगाने को मंजूरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020 के मुताबिक किसी व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए जिला स्तर के एक नोडल एजेंसी की मदद लेने की बात कही गई है। जब आप इस नोडल एजेंसी के पास उद्योग लगाने से संबंधित अपना आवेदन जमा करेंगे तो 72 घंटे के अंदर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। उसके आधार पर आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी दर में तेज इजाफा हुआ है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को खत्म होते हफ्ते में बेरोजगारी दर 9.1% पर पहुंच गई। ये पिछले 9 हफ्ते में सबसे ज्यादा है। जुलाई में बेरोजगारी दर 7.43% थी। सीएमआई के एमडी और सीईओ महेश व्यास के मुताबिक ग्रामीण भारत में रोजगार और बेरोजगारी दोनों की दर में वृद्धि देखी गई है, जिससे साफ होता है कि कृषि क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 6.34% घटी थी। कोरोना संकट के चलते नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। अब बिल्डरों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया गया है। अब बिल्डर्स 31 दिसंबर 2021 तक प्रोजेक्ट पूरा कर सकेंगे। ये पहली समय सीमा पहले जो थी ये 2021 थी। नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जीरो पीरियड पॉलिसी लाई गई है। जीरो पीरियड के दौरान अथॉरिटी बिल्डर्स से बकाये पर ब्याज नहीं वसूलेगी। तबलीगी जमात केस में ईडी ने आज 20 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की टीम आज दिल्ली में 7 जगहों, मुंबई में 5 जगहों, अंकेश्वर में 1 जगह और कोची में 5 जगहों पर छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को ईडी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात की फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सीज किए गए हैं। ईडी की टीम ने दिल्ली में जाकिर नगर इलाके में भी छापेमारी की है। यहीं पर जमात के मुखिया मौलाना साद का घर है। अप्रैल में ही ईडी ने मौलाना साद समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। चंद्रिका राय के अलावा 2 अन्य विधायक भी जेडीयू में शामिल होंगे। तीनों विधायक कल जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चंद्रिका राय छपरा के परसा विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्होंने फरवरी में ही आरजेडी छोड़ दी थी। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। बीते दिनों तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए।
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय आयोग के प्रमुख पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में जांच आयोग के प्रमुख न्यायमूर्ति बीएस चौहान की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अगुवाई वाली जांच आयोग को सुरक्षा भी प्रदान की है। इस आयोग को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुठभेड़ की जांच करनी है। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बलात्कार का आरोपी भगोड़ा बाबा नित्यानंद अब अपना केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा शुरू करने जा रहा है। इससे पहले वो कैलासा नाम का एक अलग देश और उसकी कैबिनेट बनाने का दावा कर चुका है। रेप के आरोपी नित्यानंद की भारतीय जांच एजेंसियां अभी तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अपने अज्ञात स्थान से नई नई घोषणाएं कर रहा है। इंटरनेट पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने ऐलान किया है कि वो 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की ओर से करेंसी जारी करेगा। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने उमस को खत्म किया, लेकिन जगह जगह जल भराव से लोगों को परेशानी भी हुई। आईटीओ पर लंबा जाम लग गया। आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। दिन के दौरान इतना अंधेरा छा गया कि गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक दिल्ली में ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। कभी हल्की बारिश तो कभी बूंदाबांदी होती रहेगी। सुपरस्टार ऋतिक रोशन एक सच्ची घटना पर फिल्म करने जा रहे हैं। खबर है कि हिचकी बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म में ऋतिक ने दिलचस्पी दिखाई है। ये फिल्म 1862 के महाराज लिबिल केस पर बनाई जा रही है। इसमें ऋतिक गुजराती समाज सुधारक और पत्रकार करनदास मूलजी का किरदार निभाएंगे। बता दें कि करनदास ने अपने वीकली न्यूज़पेपर से एक ताकतवर धर्मगुरु के काले कारनामों का पर्दाफाश किया, जो काफी चर्चित रहा। यह फिल्म इसी साल नवंबर से फ्लोर पर जा सकती है। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की फिल्म शक्ति का रीमेक बनाने की तैयारी चल रही है। इस फिल्म को टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाने वाले डायरेक्टर श्री नारायण सिंह डायरेक्ट करेंगे। फिल्म को जाने माने लेखक अंजुम राजावाली ने अडॉप्ट किया है। 1982 में आई सुपर हिट फिल्म के रीमेक में कौन कौन से एक्टर काम करेंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मेकर्स अगले साल से किसी भी हाल में फिल्म की शूटिंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। संजय दत्त लंग कैंसर के इलाज के लिए देश से बाहर नहीं जाएंगे। उनका शुरुआती इलाज मुंबई में ही होगा। ये बात उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है। इससे पहले संजय दत्त को कल शाम बहन और पत्नी के साथ कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाते हुए देखा गया था। यहां मौजूद मीडिया कर्मियों से वो अपने लिए दुआ करने की अपील करते नजर आए। फिल्म और टेलीविजन कंटेंट की भरोसेमंद रेटिंग के लिए पॉपुलर अमेरिकी प्लेटफॉर्म रॉटन टोमेटोज ने जी स्टूडियोज की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को 100% फ्रेश स्टेटस दिया है। ये प्लेटफॉर्म टोमेटोमीटर के जरिए ये बताता है कि कोई फिल्म या टीवी शो देखने लायक है या नहीं है। इसे तय करने के लिए 2 स्टेटस रखे गए हैं। फ्रेश स्टेटस उस कंटेंट के लिए जिसे यूजर्स के जरिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिले, और रोटन उनके लिए जिनको खराब रिव्यू मिलते हैं। इस हाई रेटिंग के साथ गुंजन सक्सेना बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों जैसे एवेंजर्स, एंड गेम, स्पाइडरमैन और द आयरिशमैन की कतार में आ चुकी है। फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना का कहना है कि लॉकडाउन के माहौल के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में नए सिरे से काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोग काम पर आने लगे तो इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। खुराना के मुताबिक कोरोना के दौर में जीने के नए तरीकों के साथ तालमेल बैठाना जरूरी हो गया है। कोरोना इफेक्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग पिछले जन्म की कोई बात हो। उन्होंने आयुष्मान के हाल ही में एड शूट के लिए अपने होम टाउन चंडीगढ़ पहुंचने का भी जिक्र किया, और उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी तमाम बातें रखी। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना संन्यास वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोनी से संन्यास वापस लेने और 2021 T20 वर्ल्ड कप खेलने की अपील करनी चाहिए। यह टूर्नामेंट अगले साल भारत में ही होगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने टूर्नामेंट नहीं खेलने का फैसला किया है। उनकी जगह फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के एनरिच नोट्जे की टीम को उसमें उन्होंने शामिल किया है। इस बार आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में वोक्स के नाम वापस लेने का कारण नहीं बताया। हालांकि सूत्रों की माने तो इंग्लिश ऑलराउंडर ने कोरोना महामारी से बदले माहौल के कारण अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है।
कोरोना वायरस के बीच करीब 5 महीने बाद T20 इंटरनेशनल की वापसी इंग्लैंड से होने वाली है। इसके लिए 14 सदस्यीय इंग्लिश टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच 3 T20 सीरीज का पहला T20 सीरीज है उसका पहला मैच 28 अगस्त को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम की कमान इयोन मॉर्गन को सौंपी गई है। वो जुलाई के आखिर में इंग्लैंड ने आयरलैंड के साथ वनडे सीरीज में भी कप्तानी की थी और सीरीज के सभी मैच 28 और 30 अगस्त के अलावा 1 सितंबर को मैनचेस्टर में होंगे। पृथ्वी के सबसे पास से एक एस्टेरॉयड होकर गुजरा है। एसयूवी कार के जितना बड़ा ये एस्टेरॉयड हिंद महासागर के 1830 मील ऊपर से निकला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी जानकारी दी है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 QG है। नासा ने कहा कि अगर ये पृथ्वी के संपर्क में भी आ जाता तो कोई नुकसान नहीं होता। वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये जल जाता। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।